नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज श्रीनगर स्थित शंकराचार्य मंदिर में पूजा अर्चना की गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और जिसमें पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ साथ रविंद्र रैना जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे और उनके अलावा बड़े कई नेता, सुनील शर्मा जैसे बात की जाए, कविंद्र गुप्ता जो फॉर्मर स्पीकर भी हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं, निर्मल सिंह भी वहां पर मौजूद थे। पूजा अर्चना की गई। आइए वो दृश्य दिखाते हैं किस तरीके से पूजा अर्चना की गई। इस भगवान केदार का जिक्र आता है। अष्टोत्तर शतम भूमौ स्थितम क्षेत्रम वदाम्यहम् कैवल्य शौर्य श्रीकंठ केदार। तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश प्रधानमंत्री का हो चुका है और यहाँ पर लगभग केदार नमाम्यहम्, श्री केदार नमाम्यहम्, जय श्री केदार नमाम्यहम्। प्रधानमंत्री मंदिर की परिक्रमा करते हुए दर्शन सहज जीवन व्यवस्था का हिस्सा था। धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते। दर्शकों, इस मौके पर रविंद्र रैना जो अध्यक्ष है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी मुल्क जो पड़ोसी मुल्क है हमारा, उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो बौखलाहट की परिस्थिति में है। उसको नहीं लगता कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, उसने जो साजिशें रची थी उसमें वो नाकाम हो गया। इसीलिए स्पेस जो है, एयर स्पेस नहीं दी जा रही है। हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि इनके रोकने से ये साफ जाहिर होता है कि ये जम्मू कश्मीर की आवाम के हितैषी नहीं है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर की आवाम का कुछ भला हो। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं भले ही थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन ये फ्लाइट को कंटिन्यू रख। जो हमारी फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस बंद किया है, यह दर्शाता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसको जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमेशा पाकिस्तान ने छल किया है, कपट किया है। ये यात्रा तो जाएगी। पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद की तो क्या हुआ, यात्रा थोड़ी लंबी हो जाएगी। हमारे यहाँ के लोगों को जो शारजा या अरब के देशों में या मक्का मदीना जाएंगे, उनको थोड़ा ज्यादा समय जहाज में बैठना पड़ेगा। यात्रा तो कभी नहीं रुकेगी। फ्लाइट तो शारजा भी जाएगी और सऊदी अरब भी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के काले कारनामे और पाकिस्तान की जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ साजिशें हैं, वो अब जग जाहिर हैं। कश्मीर के लोगों को भी मालूम है कि पहले तो पाकिस्तान ने हमेशा बर्बादी के मंजर लाए और अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एयर स्पेस लेकर जो अरब के देशों में फ्लाइट्स जाती थी, उसको भी उसने बंद करके दिखा दिया है कि वो कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन। तो दर्शकों, अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने आज एक मरतबा फिर यह दावा किया है कि जब भी परिसीमन की रिपोर्ट आ जाएगी, कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा और उसके बाद इलेक्शन होगी, तो भाजपा की ही सरकार आएगी। और इसमें हमने भाजपा के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया से भी विस्तार से बातचीत की और उनका भी ये कहना है कि जो 370 में संशोधन किया गया है, 35 को हटाया गया है और जो विकास की म्यार चली है, जो विकास की रफ्तार चली है, उसे डेफिनेटली लोगों ने पसंद किया है और वो वोट में तब्दील। देखिए, मैं अपनी स्टेटमेंट को क्वालिफाई करता हूं अब्राहम लिंकन की एक स्टेटमेंट के साथ, जब उन्होंने कहा था कि यू कैन फूल ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन बी फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट बी फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। और यही कुछ ऐसा हुआ। जम्मू कश्मीर में आज तक जो भी सरकारें रही, जो पार्टियां यहां पर रही, उन्होंने काफी देर तक जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाया। लेकिन हर एक चीज का एक अंत होता है। आज जम्मू कश्मीर का अवाम ये जान चुका है कि ये जो ट्रेडिशनल पार्टीज यहां पर रही, जिनकी डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स रही, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ धोखाधड़ी और छलावा ही किया है। यही कारण है कि आज इनके बड़े बड़े दिग्गज नेता भी इनकी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहता और भाजपा सबका साथ, सबका विकास
और सबका विश्वास में यकीन रखती है। इसी कारण ये सब लोग जो है भाजपा का दामन थाम रहे हैं। यहां से ये चीज पता लगती है कि आने वाले वक्त में आपको जम्मू कश्मीर में केवल और केवल भाजपा की सरकार मिलेगी। हालांकि समूचे विपक्ष ये कह रहा है कि ये सब जुमले की सरकार है। उन्होंने कहा कश्मीर की तो बात छोड़िए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कश्मीर की बात छोड़िए, जम्मू के लोगों ने भी साबित कर दिया है। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बंद की काल थी, जितनी सफल वो बंद रहा है, उससे साफ साबित होता है, जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं भाजपा का जो तिलिस्मे था वो खत्म होने वाला। बात यह है कि रविंदर रैना ही नहीं बल्कि बीजेपी वाले जुमलाबाजी के लिए बड़े मशहूर हैं। वो बड़े खूबसूरत जुमले बना के लोगों के सामने रखते हैं, और दूसरा ये भी मशहूर है कि वो लोगों को दिन को ही ख्वाब दिखाना पसंद करता है। उनको हुकूमत जब भी बनती है वो लोगों की चॉइस से बनती है, और चीफ मिनिस्टर चाहे जम्मू का हो कश्मीर का हो, वो लोगों के नुमाइंदे चुनते हैं। ये बीजेपी वाले पहले ही कैसे फैसला कर रहे हैं? कौन सी कारकर्दगी है जिसकी वजह से बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं, प्रांतीय अध्यक्ष या यहाँ के जो यूनियन टेरिटरी के अध्यक्ष, ये कहते हैं कि बीजेपी ने हुकूमत बनाई है। उनको तो ये समझना चाहिए, लेना चाहिए कि इस वक्त लोगों की हालत क्या है। कश्मीर को तो छोड़ो, जम्मू को तो संभालो जरा। जम्मू के अंदर जो ताजत पेशा है वो परेशान है, नौजवान परेशान है, पढ़े लिखे नौजवान बेकार सड़कों पर फिर रहे हैं, किसान परेशान है। हालिया बारिशों में जो वहाँ नुकसान हुआ है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। दर्शकों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाल ही में हुए बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में सुपड़ा ही साफ हो गया था, लेकिन अपनी पार्टी के नेता विक्रम मल्होत्रा का भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति। इसका पूरा विवरण जो है वो तो रविंदर रैना जी ही दे पाएंगे आपको कि कैसे आंकड़ों के आधार पर वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। हर राजनीतिक दल जो जम्मू कश्मीर में आज राजनीतिक तौर पे सक्रिय है वो यही समझता है कि हमारी पार्टी की सरकार होगी, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी ये समझती है कि हम इतनी सीटें लेके आएंगे कि अगले जो आने वाली सरकार होगी वो हमारी होगी। कांग्रेस भी ऐसा ही दावा करती है, और ये राजनीतिक दल को अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए जरूरी होता है कहना। पर जो वास्तविकता आज जमीन पे है, जो वास्तविकता आज जम्मू कश्मीर में है, जिस तरह से हमने देखा कि अभी बाकी स्टेटों में जहां उपचुनाव हुए, वहां हिमाचल में आपने देखा कि एक सीट पे तो भाजपा के जो ऑफिशियल कैंडिडेट है उनकी जमानत भी जब्त हुई, उनको केवल 3000 वोट आए। और इस तरह से तीनों असेंबली सीटें वहां जो है वो बीजेपी की सरकार होते हुए, बीजेपी से केंद्र में मंत्री होते हुए, बीजेपी के अपने जो चीफ मिनिस्टर के अपने जिले में से जो एक पार्लियामेंट्री और तीनों असेंबली सीट्स कांग्रेस को मिली। दर्शकों, अगर कांग्रेस की बात करें, चीफ स्पोक्सपर्सन रविंद्र शर्मा का कहना है कि जो बाई इलेक्शन के रिजल्ट हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो दावे जो कर रही है वो पूरी तरह से खोखले हैं। इन्फ्लेशन रेट लगातार, यानी महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि कुछ 2 दिनों में बड़ी राहत पेट्रोल और डीजल में सरकार ने दी है, लेकिन रविंद्र शर्मा का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से विफल है। सरकार की विफलता वोट में भी नजर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिन में ख्वाब देख रही है। हिमाचल प्रदेश जहां डबल इंजन सरकार है वहां क्या हाल हुआ वो नहीं देखा उन्होंने कि 4 के 4 प्रत्याशी जो है एमपी से लेकर के विधायक जो है कांग्रेस पार्टी को जो लोगों ने जिताया और सुपड़ा साफ हो गया। और ऐसा तमाचा जो है भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद भी, उसके बाद वो जम्मू कश्मीर में सरकार बना रही, जो पहली सरकार उन्होंने बनाई थी उसका खमियाजा जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली सरकार का खमियाजा पूरा देश, हमारे सेना के जवान और सिक्योरिटी फोर्स की पुलिस भुगत रही है और जम्मू कश्मीर की रियासत को तोड़ के झूठी बना दिया।
आप चुनाव कराने की दिशा में नहीं चल रहे और लोग परेशान हैं। और जहां जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का ख्वाब देख खा के इनके लोगों से वोट लेना चाहते हैं, न जम्मू वो गलती दोहराएगा न जम्मू कश्मीर वो गलती दोहराएगा। दर्शकों, वकीलों के लिए जब से यूटी बनी है कहीं ना कहीं नई से नई दिक्कतें सामने आ रही हैं। अगर हम बात करें, पहले रजिस्ट्री का काम जुडिशरी के पास होता था, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास चला गया है, उसमें भी वकीलों को काफी नुकसान हुआ है। अगर हम बात करेंगे कैट की, कैट का जो बेंच है वो बिल्कुल ऐसी जगह पे स्थापित किया गया है डीसी ऑफिस के कार्यालय के पास, वहां पर पार्किंग, एक बाइक पार्किंग की स्पेस नहीं है। अगर हम बात करेंगे डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की बात करेंगे, डीआरटी की बात करेंगे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अब जो केसेस होंगे उनको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हाईकोर्ट प्रीमिसेस को बदला जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। इन सारी बातों पर एमके भारद्वाज, एडवोकेट एमके भारद्वाज जो बार प्रेसिडेंट, उनसे बातचीत किया, देखते हैं उनका क्या कहना है। तो दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट एमके भारद्वाज। भारद्वाज साहब, आपका स्वागत है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आन पड़ी है, क्योंकि जब यूटी बना है स्टेट से तो बहुत सारी चीजें बदलाव हुआ है। अभी रिसेंटली जो मसला बना हुआ है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का, और इसको लेकर के आपने शायद अल्टीमेटम भी सरकार को दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कान पर जूई तक नहीं रेंगी है। क्या स्टेटस क्या है इस वक्त? देखिए, आपको याद होगा कि जब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बना तो हमने एक दिन का यहाँ वर्क भी सस्पेंड किया और एक मेमोरेंडम भेजा गवर्नमेंट को कि इमीडिएटली आप जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है उसका बेंच जम्मू में बनाइए, ताकि जम्मू के मुखला साहिबान को दिक्कत ना हो, और वो ट्रिब्यूनल जो है वो भी कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर होना चाहिए। तो लेकिन आज तक तो हमने कोई रिस्पांस हमें मिला नहीं, और ना ही किसी ने हमारे साथ कोई बातचीत इस इशू पे की है। पिछले दिनों होम मिनिस्टर साहब J&K के दौरे पे आए थे, तो हमने बार ने भी एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा था कि हमारी बात अगर उनसे हो जाए तो हम उनके नोटिस में लाएं, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है वकला साहिबान के लिए, लेकिन वो भी विदाउट एनी रिजल्ट्स रहा। तो अब हम डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि बीच में ये फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो गया, तो अब दिवाली के बाद जो नेक्स्ट अब मंडे आएगा, मंडे को हम एक मीटिंग करेंगे अपने ऑफिस बीयरर्स की। उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट जो हमारे बार में लोग हैं उन सब से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद हम जो नेक्स्ट हमारा एक्शन होगा वो हम वहाँ पे डिसाइड करेंगे। भारद्वाज साहब, ये सिर्फ वकीलों का मसला नहीं है, आम पब्लिक जिनके केसेस होते हैं उनके लिए भी दिक्कत का सबब है। कौन जाएगा वहाँ पर चंडीगढ़ में? आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस सिलसिले में सिविल सोसाइटी के लोग मुझे गा बगा अप्रोच करते रहते हैं और मुझे पूछ रहे हैं। कल भी कोई ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोग, चैम्बर के प्रेसिडेंट भी मुझे कहीं पे मिले, तो वो भी मेरे साथ इस बात का जिक्र कर रहे थे। तो मैं अब यही सोच रहा हूँ कि मंडे को पहले हम अपने ऑफिस बीयरर्स की एक मीटिंग करेंगे, फिर हम जो हमारे बार के इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं, सीनियर मेंबर्स हैं, सभी वो लोग जो कंसर्न्ड हैं कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है ये J&K के अंदर बने और हमारी हाई कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर बने, जो हमारा उसमें मेन कहना है। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि सभी लोगों से चर्चा करने के बाद सभी जो जनरल पब्लिक के लोग हैं उनको भी हम इनवाइट करें, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही लोगों की रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, तो उनसे भी इस बात का चर्चा करें और हम इसका कोई सलूशन निकले। हमारी सिर्फ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल तो अभी मेरे प्रेसिडेंट बनने के बाद ये वाला इशू सामने आया है, हमारे बार के सामने भी और जनरल पब्लिक के सामने। तभी मैंने आपसे ये पूछा है। लेकिन
उमूमन होता ही है कि जो इस वक्त लग रहा है हमें कि एडवोकेट फर्टर्निटीज को बड़ा हल्के में सरकार ले रही है। कोशिशें ये रहती है कि अंडर वन रूफ सारी चीजें हों, लेकिन हम देखते हैं कि कैट कहीं अलग से है और जो रजिस्ट्री हो रही है वो कहीं अलग से है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत वन रूफ में होना चाहिए, अंडर वन रूफ होनी चाहिए सारी जो बात आपने कही ना, शायद आपने पहला मेरा जो इंटरव्यू था वो यही है, और मैं रिपीटेडली आप के मीडियम से ये बात जो है ये गवर्नमेंट को कन्वे कर रहा हूँ कि हमारी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारी की सारी, चाहे वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो लेबर कोर्ट्स हो, चाहे वो फैमिली कोर्ट्स हो, चाहे वो हर एक कोर्ट जो है वो कोर्ट प्रिंसिस के अंदर होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, मुझे एक दिन एक दोस्त मिले तो वो मुझे कह रहे थे कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो हमारा था, स्टेट जब ये यूटी बनी उससे पहले, उसके पास भी हजारों के हिसाब से केसेस पेंडिंग थे। आप खुद ही बताइए कि अब 2 साल से ज़्यादा हो गए यूटी बने हुए, तो 2 साल से हमारी स्टेट में ह्यूमन राइट्स कमीशन ही नहीं है। हमारी स्टेट का स्टेट कमीशन होता था, जब स्टेट जब थी तो एक रिटायर्ड जज साहब हाली साहब उसके चेयरपर्सन थे, वो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है। हमारी कंज्यूमर फोरम्स नहीं है। अब हम किस जगह पे खड़े हैं इस बात की समझ नहीं आ रही। आप देखिए रिसेंटली अभी रेन्स हुई, जो हेल स्टॉर्म्स, आपको पता ही है, सारा आपने देखा होगा। राइट, बहुत ज्यादा नुकसान हमारे गवर्नमेंट ने भी माना। हाँ, हमारी जम्मू सूबे में इतना नुकसान हुआ है, पर्टिकुलरली आप आरसपुरा की बेल्ट देखिए, बिश्नाह की बेल्ट देखिए, अरनिया का जो बॉर्डर एरिया है, रामगढ़ देखिए, सांबा का एरिया देखिए, शहर के आसपास जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ देखिए, इतना नुकसान लोगों को हुआ है। मैंने कोई चीज़ अभी तक देखी नहीं स्टेट की तरफ से लोगों को कोई एश्योरेंस आई हो। हर एक इशू पे आप वकीलों की बात मत करिए कि एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे वर्क कर रहा है कि वो तो पब्लिक इश्यूज को एड्रेस ही नहीं कर रहा। जब तक पब्लिक इश्यूज एड्रेस नहीं होंगे तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो गुस्सा है, ये रोष जो है, ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। हमारे वकला साहिबान में तो गुस्सा है ही, क्योंकि हम लोग हमारी इंस्टीट्यूशन यूटी बनने के बाद आस्ता 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 करके बिल्कुल वीक कर गई है और रिड्यूस कर गई है। अब हाई कोर्ट का स्टेटस जो है, यहाँ पे देखिए, हम बॉम्बे में नहीं रह रहे, हम दिल्ली में नहीं रह रहे, इवन चंडीगढ़ जो है वो एक बेटर अच्छा स्टेशन है, यहाँ पे बढ़िया तरीके से वकालत की जा सकती है। हमारे पास एक छोटी जगह है यूटी, उसको आपने बना दिया। यूटी बनाने के साथ साथ आपके पास बेसिकली एक रोड मैप होना चाहिए था कि यूटी में इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लायर्स के लिए दे देंगे। ये तो सबको पता था जब यूटी बनी है, तो उनके माइंड में ये चीज़ें थी कि ट्रिब्यूनल जो है वो एक्टिव होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो यहाँ से कोई आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुँच रही है, या तो वहाँ पे लोग सीरियसली नहीं ले रहे। भरद्वाज साहब, बतौर बार प्रेसिडेंट आपको भी ये चीज़ महसूस हो रही है कि ब्यूरोक्रेसी और आवाम के बीच में खाई या फासला लगातार बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि मेरी अब 41 इयर्स प्रैक्टिस हो गई। मैंने जो हमारी दरबार मूव की एक एजिटेशन थी, आप पता नहीं आपने वो उसको कवर किया है, उस समय प्रेस में थे नहीं थे, उस समय जो नेगोशिएशन कमेटी बनी थी उसमें मैं भी एक मेंबर था उस नेगोशिएशन कमेटी का ऑन बिहाफ ऑफ द बार एसोसिएशन। और रेगुलर जो हमारे इंटरेक्शन थे वो ऑफिसर्स के साथ भी बार के होते थे, और जो लोग उस समय पावर में थे, मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर से भी हम मिलते थे। चीफ सेक्रेटरी साहब भी इतने कंसर्न होते थे कि बार के रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉल करके उनके साथ बातचीत होती थी। अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है। मुझे भी अब बने हुए, इलेक्शन हमारी अगस्त में हुई थी, सितंबर में मैंने टेक ओवर किया था, अब अक्टूबर ख़त्म हो गया, नवंबर स्टार्ट हो गया है, तो मुझे भी ये लगा नहीं कोई आदमी इस इशू पे कंसर्न हो हमारी स्टेट के, हमारी यूटी के अंदर। यूटी इतनी, लेकिन आपको क्यों यूटी इतनी वीक यूटी नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो जम्मू कश्मीर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, सभी लोग इसको पॉलिटिकली एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, जियोग्राफिकली भी इम्पॉर्टेंट हिस्सा समझते हैं,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई आदमी इधर बात करने के लिए, लोगों की बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। और ये किससे बात की जाए हमें खुद समझ नहीं आ रही। अल्टीमेटली जब ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं फिर वो एजिटेशंस की तरफ बढ़ती हैं। देखिए ना, अनरेस्ट, हमने जब मैं छोटा था तो स्टूडेंट्स अनरेस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता था। हर एक जब भी आपको एग्जाम देने जाओ उसमें स्टूडेंट्स अनरेस्ट एक टॉपिक होता था। अब तो ये लॉयर्स अनरेस्ट हो गया, फार्मर्स अनरेस्ट हो गया, यूथ अनरेस्ट हो गया। अब देखिए ना, हर एक जगह पे अनरेस्ट है। वर्ड अनरेस्ट इतना कॉमन हो गया है कि आप किसी आदमी से के साथ बैठो वो लेकिन भारद्वाज साहब आप जानते हैं, हम जानते हैं कि बार का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो भी एजिटेशन, आपने भी दरबार मूव वाली एजिटेशन का जिक्र किया और उससे भी बड़ी एजिटेशन जो है लैंड रो की रही है, उसके बावजूद भी सरकार इतना हल्के में आपको लेगी, हमने कभी कल्पना नहीं की। मैं खुद भी हैरान हूँ। अब ये चीजें जो है, मैं बेसिकली आपको बताऊं कि मैं भी एक पीस लविंग आदमी हूँ। मैं ये चाहता हूँ ये जो इंस्टीट्यूशन है, हमारी प्रोफेशन, हमारा प्रोफेशन, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमको कम से कम एजिटेशंस करनी चाहिए। हम डिमांड कर सकते हैं, डिमांड हम मीडियम के थ्रू, आपके मीडियम के थ्रू कर रहे हैं। प्रेस को हम हमेशा प्रेस के जरिए अपने इश्यूज रेज कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई आदमी सुन नहीं रहा। जब तक कोई सुनाई नहीं बंद हो जाएगी, फिर वो जो मैंने जो अनरेस्ट की बात की, वो जो अनरेस्ट वाला पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा, किसी एजिटेशन की शक्ल ले लेगा। राइट, ठीक है ना। अब हम जैसे रिसेंटली चैम्बर ने बंद की काल दी तो बीजेपी वालों ने कभी सोचा भी नहीं था कि बंद सफल होगा, लेकिन बंद सफल हो गया। लोगों में नाराजगी इस बात का प्रतीक है। हाँ, तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि अब ये जो इश्यूज है ये हमारे बार के इश्यूज नहीं है, ये बार मेंबर्स के इशू नहीं है। जब इश्यूज रेज होना शुरू हो जाते हैं तो आम आदमी को, जो जनरल पब्लिक है, ये उसको अफेक्ट कर रहे हैं। फार्मर्स एक्टिव हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड यूथ एक्टिव हो जाएगा। आप देखिए ना, इश्यूज तो हम रोज डेवलपमेंट की बातें करते हैं, बहुत से ऐसे एरियाज हैं यहाँ पे डेवलपमेंट जीरो है। अब कौन आप कोई भी सेक्टर पकड़ लीजिए ना, सेक्टर्स में पब्लिकली कोई मंत्री साहिबान आप देखिए, रोज कहीं कोई एक मिनिस्टर साहब ने जम्मू के एरिया का दौरा किया, दूसरे ने श्रीनगर का किया। मेरे हिसाब से कोई 100 के आसपास मंत्री लोग तो चक्कर लगा के चले गए हैं। उनके नोटिस में तो ये बातें आती होगी। ये तो हर एक कॉमन आदमी जो आपसे बातचीत कर रहा है, जो हमारे साथ बात कर रहा है, मैं ये समझता हूँ सबके इश्यूज जो है आज की डेट में अनरिड्रेस्ड है। अनलेस इश्यूज एड्रेस हो तब तक तो लोग खामोश नहीं बैठेंगे। आपने ये दिवाली देखी, मैं दिवाली को आपको सिंसियरली बता रहा हूं कि दिवाली पे लोग इतने परेशान थे। ट्रेडर्स जो हैं, ट्रेडर्स के लिए दिवाली अच्छी नहीं हुई है। आप जब प्राइस राइज की बात करें, मैं जनरल इशू देखिए, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। प्राइस राइज की बात कहें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं ये डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे। अब इन्होंने एक आधे दिन में चेक किया है। लेकिन भारद्वाज साहब सवाल ये उठता है कि कैट को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के साथ में ले जाना, क्या कोर्ट परिसर या कोर्ट प्रेमिसेस में कैट के लिए जगह नहीं थी? देखिए ना, जगह बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है बेसिकली। ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसेस, ये सारे स्टेट के पास है, यूटी के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये फाइनेंसेस तो वो देंगे। अगर आज भी ये हमारी इस प्रेमिसेस में, यहाँ हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें इतनी जगह है, आज भी अगर ये लोग सिंसियरली और ऑनेस्टली यूटी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो विद इन 1 ईयर एक अच्छा बढ़िया स्ट्रक्चर जो है मल्टी स्टोरी खड़ा हो सकता है। किसी एक कॉर्नर पे आप बना लीजिए। अब तो वो टाइम चला गया ना कि हमें कि 100 एकर्स 200 एकर्स लैंड चाहिए। आज आप 1 एकड़ लैंड पे कम से कम सारी कोर्ट्स जो है इनको हाउस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कोशिश नहीं है। ये चीजें तो गवर्नमेंट, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन को करनी है, जो गवर्नमेंट को करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन को करनी है। वही मैंने शुरू से कहा कि हम तो ये बात कह रहे हैं, ये सबके नॉलेज में है। कल मुझे कंप्लेंट्स लोग कर रहे थे, ये रजिस्ट्रेशन वर्क में जो सब रजिस्ट्रार्स हैं, इनके ऑफिस में बड़ी करप्शन है। सभी लोग कह रहे हैं। अब करप्शन चेक तो इन लोगों, इनकी जो सीनियर लोग हैं उनको चेक करनी है। जब हमारे नोटिस में ये चीजें नहीं आ रही, इसलिए कि इनके ऑफिस इन्होंने सेपरेट प्लेसेस में लोकेट कर दिए हैं।
हमारे कोर्ट प्रिविलेज में अगर एक जगह पे ये चीजें हों तो आधे घंटे में इशू बाहर निकल आता था कि ये नाजर पे पैसे ले रहा है, ये फला आदमी पैसे ले रहा है, हम 1 मिनट में उस इशू को रेज कर लेते थे। अब इन्होंने क्या किया है, कोई अब तालाब तिल्लो बैठ रहा है, कोई दूसरी जगह बैठ रहा है, तो उसके पीछे ही वकील वकला लोग भी। भरद्वाज साहब, रजिस्ट्रेशन का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देने के पीछे क्या औचित्य आपको लगता है, क्या कारण है? शायद ऐसा है कि बहुत सी स्टेटों में लोग कहते हैं जी रजिस्ट्रेशन का काम ये रेवेन्यू ऑफिसर्स करते थे, लेकिन वो मैकेनिज्म यहाँ पे इतनी जल्दी इनको नहीं कर देना चाहिए था। पहले इनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्ट प्रिमिसेस में होना चाहिए था। यहाँ पे इन्होंने इमीडिएटली अब्रप्टली उठाया, यूटी बन गई है तो ये काम उठाओ और दे दो रेवेन्यू के लोगों को। वो जो बात इन्होंने की, बेसिकली कोई भी काम जब आप हरीडली करोगे, जब तक प्लानिंग नहीं होगी, सोच विचार नहीं होगा, लोग ट्रेंड नहीं होंगे। देखिए ना, अच्छी बात ये होती है कोई भी काम अगर करना हो तो इन लोगों को पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन की, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। अभी जिस आदमी को इस चीज का नॉलेज नहीं है कि विल क्या डॉक्यूमेंट है, उसको आपने ये काम दे दिया है आप रजिस्ट्रेशन करो। ये दिक्कतें जो है, ये दिक्कतें ऑलमोस्ट हर एक आदमी एक्सपीरियंस कर रहा है, जनरल पब्लिक के लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। करप्शन की बातें पब्लिक के लोग हमारे साथ शेयर करते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, क्योंकि वकला साहिबान की इन्वॉल्वमेंट वीक हो गई। जहां जहां वकील इन्वॉल्व रहेंगे वहां पे ये चेक रहता है करप्शन कम हो, लेकिन जब आप वकीलों की एसोसिएशन दूर करोगे ऐसे काम में तो दिक्कत जो है वो बढ़ती जाएगी। वही हो रहा है। जी भरद्वाज साहब, लास्ट जानना चाहूंगा, कैट के उधर डीसी ऑफिस के पास शिफ्ट होने के कारण पेंडेंसी कैट में लगातार बढ़ती जा रही है, इसको कैसे कम किया जाए? देखो क्योंकि सर्विस मैटर रूल्स, मैं आपको सर्विस मैटर सिंसियरली मैं आपको बताऊं कि हमारी स्टेट में जो सर्विस मैटर्स थे हाई कोर्ट में, दोज वर इन थाउजेंड्स, ठीक है। वो जो केसेस हाई कोर्ट से ट्रांसफर होके कैट में गए तो वहां पे एक बेंच सिर्फ अवेलेबल है। शायद आपके नॉलेज में होगा कि एक बेंच टोटल अवेलेबल है और वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। जो उनके मेंबर्स हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर हैं, एक जुडिशियल मेंबर हैं। जुडिशियल मेंबर जम्मू में है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर शायद कहीं बाहर से ज्वाइन करते हैं, जो मेरे नॉलेज में है। एक बेंच मैक्सिमम आपको ही ये क्वेश्चन डाल दिया जाए या किसी कॉमन आदमी को, जो प्रूडेंट आदमी है, पढ़ा लिखा, उसको सवाल पूछ लिया जाए कि एक बेंच कितना काम डे में कर सकता है, वो आंसर आएगा जी 25 केस, 30 केस, 50 केस। तो ट्रिब्यूनल में 200+ केसेस लगे होते हैं, तो आप क्या उम्मीद करोगे? मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं मिनिमम 5 बेंचेस होने चाहिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के J&K में, 5 बेंचेस, क्योंकि एक बेंच से ये काम नहीं हो सकता, 2 बेंच भी नहीं कर सकते। एक बेंच कश्मीर का काम भी देख रहा है, जम्मू का काम भी देख रहा है और लद्दाख रीजन का काम भी एक ही बेंच देख रहा है। मिनिमम 5 होने चाहिए। एक बेंच एक्सक्लूसिवली ओल्ड केसेस करे, एक बेंच फ्रेश केसेस करे, एक बेंच जो है वो आफ्टर नोटिस केसेस करे। ऐसे ही जम्मू में सेटअप होना चाहिए, ऐसे ही श्रीनगर में सेटअप होना चाहिए। ये जो जगह आपने भी बताई। भरद्वाज जी, संक्षिप्त में आप बताइए कि अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा अगर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को लेकर के कोई सरकार फैसला नहीं लेती? मैंने आपसे यही जिक्र किया कि ये जो कमिंग मंडे है, मंडे को हम 100% एक मीटिंग करके और उसके बाद एक ब्रॉड बेस्ड मीटिंग जो है विद इन डेज नेक्स्ट वीक में हम आपको अपना जो डिसीजन है वो कम्युनिकेट कर देंगे। और जो डिसीजन हमारा होगा वो नेचुरली आप खुद ही समझ लीजिए 2 ही तरीके हैं। एक तरीका मेमोरेंडम्स और रिक्वेस्ट और रिप्रेजेंटेशंस के साथ चलता है। जब आपका ये वाला तरीका फेल हो जाता है तो फिर जो दूसरा रास्ता है हमारा वो अब खुलना शुरू हो जाएगा। भरद्वाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू जी, नमस्कार जी। दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।